फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स जो कि कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है इन इनकम टैक्स एक्ट वो बताऊंगी। कैसे आप मैट कंप्यूट कर सकते हैं, कब एप्लीकेबल है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। मैट मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है। इसका मतलब है कि कंपनीज को जो नॉर्मल रेट से टैक्स देना रहता है, इनकम टैक्स जो कि 30% है और कुछ कंपनीज में 25% भी है, उससे कम अगर आपका टैक्स बनता है। ये कब होगा? जब आपका लॉस केस हो, कंपनी लॉस में है तो टैक्स नहीं बने, बट कंपनी को मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा प्रावधान है, जो कि ये मैट है मिनिमम, जो कि 15% है। तो इसको कैसे कंप्यूट करेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि ये बनता ही क्यों है। क्योंकि कुछ वेरिएंस होते हैं कंप्यूट करने में, प्रॉफिट कंप्यूट करने में कुछ वेरिएंस होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। कुछ कुछ अलाउंसेस होते हैं, कुछ कुछ डिस अलाउंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन की बात करें तो कंपनीज एक्ट में डिफरेंट रेट है एंड इनकम टैक्स में डिफरेंट रेट है। कंपनीज एक्ट में पर्टिकुलरली बात करें तो रेट बताया नहीं गया है, यूजफुल लाइफ के हिसाब से हमें कंप्यूट करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। वैसे ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड एज पर कंपनीज एक्ट। तो इसके कारण वेरिएंस होता है तो टैक्स में भी अंतर आता है। मैट किस किस कंपनीज में एप्लीकेबल है? तो सारी कंपनीज में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। बट कुछ कुछ कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। अगर डोमेस्टिक कंपनी है और उनने टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बी डबल ए एंड 115 बी ए बी, इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्ट करा है, तो उन कंपनीज में मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे ही अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है और उनको कोई इनकम अक्रू हो रही है, तो उनका जो कंप्यूटेशन है एज पर 115 बी हुआ है, तो उनके केस में भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। वैसे ही शिपिंग कंपनी की बात करें, अगर उनका जो टैक्सेशन है वो टनेज टैक्सेशन के हिसाब से कंप्यूट किया जाता है, तो उन केस में भी मैट प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब हम मैट का जो प्रोविजन है सेक्शन 115 जे बी में जो दिया है वो एनालाइज करते हैं। मैट का जो रेट है वो 15% है। 15% किस अमाउंट पे आपको कंप्यूट कैलकुलेट करना है? बुक प्रॉफिट। इनकम टैक्स की हम बात करें, जो 30% और 25% है वो टोटल इनकम में अप्लाई होता है। जो नॉर्मल आप एक कंपनी की कंप्यूट करेंगे इनकम, तो टोटल इनकम में आपको 30% या 25% लगा के इनकम टैक्स अमाउंट आता है। वैसे ही जो टोटल इनकम है उसमें कुछ एडिशन और कुछ डिलीशन करना पड़ता है, तो हम बुक प्रॉफिट में अराइज होते हैं। और जो बुक प्रॉफिट है उसमें जब आप 15% लगाएंगे तो मैट टैक्स निकल आएगा। अब ये जो इनकम टैक्स के हिसाब से जो अमाउंट बन रहा है और मैट के हिसाब से जो अमाउंट बन रहा है, उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। अगर इनकम टैक्स कम बन रहा होगा तो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स तो पे करना पड़ेगा कंपनी को। तो वेयर इन केस ऑफ कंपनी द इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम एज कंप्यूटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में जो इनकम कंप्यूट की जाती है और उसपे जो टैक्स बन रहा है उसको कंपेयर किया जाएगा किससे? in respect of any previous year and is less than 15% of its book profit। अगर वो जो इनकम टैक्स आया है टोटल इनकम में वो 15% ऑफ बुक प्रॉफिट से कम है, then such book profit shall be deemed to be the total income of the SSE and the tax payable on such total income shall be amount of income tax at the rate of 15%। अगर टोटल इनकम कम आती है बुक प्रॉफिट से, तो बुक प्रॉफिट को ही टोटल इनकम मान के 15% से कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। सरचार्ज और सेस एज इट इज एप्लीकेबल होगा, जैसे एक नॉर्मल इनकम टैक्स में एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस क्या है? रेट का है। 30% या 25% की जगह 15% अप्लाई होता है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स में। This income tax is further has to be enhanced by surcharge as applicable and education cess at the rate of 4%. In the simple word, every company has to compute its income tax liability as per two sets of provision। मतलब हर कंपनी जब भी इनकम टैक्स कैलकुलेट करे तो उसको दो मेथड से निकालना पड़ेगा, एक तो नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स से और एक मैट के प्रोविजन से, जो कि सेक्शन 115 जेबी बताता है, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी तो आपको कॉन्सेप्ट समझना था कि मैट
एप्लीकेबल कब होता है? जब आपका जो नॉर्मल इनकम टैक्स अमाउंट आ रहा है वो कम हो एज कंपेयर टू 15% ऑफ इट्स बुक प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को लॉस हुआ है, किसी भी कारणवश लॉस हुआ है, तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो होगी। पर जब हम बुक प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे तो बुक प्रॉफिट में कुछ कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है, हमें कुछ कुछ लेस करके बुक प्रॉफिट पे आते हैं। उस बुक प्रॉफिट में पॉजिटिव फिगर आ रहा है, लॉस नहीं प्रॉफिट आ रहा है, तो 15% जब आप कंप्यूट करेंगे तो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स तो बनेगा। तो ऐसे कुछ कुछ केसेस है जब आपका मैट एप्लीकेबल हो। बुक प्रॉफिट, अब ये जो बार बार हम बुक प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि मैट तक आप जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको बुक प्रॉफिट निकालना है। तो बुक प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 115 जेबी में बताया गया कि बुक प्रॉफिट कैसे कंप्यूट किया जाएगा। Book profit is defined in explanation 1 to section 115 JB as book profit means the net profit as shown in profit and loss account for the relevant previous year and as increased and decreased by some prescribed items. आपको क्या करना है? आपको कंपनी की बैलेंस शीट पीएनएल लेना है। पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट है ना उसको सबसे पहले लिख लीजिए। उसमें कुछ एडिशन और डिलीशन की लिस्ट बताई गई है इसी सेक्शन में 115 जेबी। अगर उस आइटम में कोई भी फॉल करता है आपकी कंपनी में तो आपको वो चीजें ऐड करनी है और लेस करनी है। जैसे ही आप ये सब कुछ करेंगे तो जो नेट अमाउंट आएगा वो आपका बुक प्रॉफिट होगा। ये सिंपल वर्ड्स है। इन सिंपल वर्ड, टू कंप्यूट बुक प्रॉफिट वी हैव टू टेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड मेक सम प्रिस्क्राइब्ड एडिशन एंड डिलीशन टू इट। बिफोर गोइंग टू एनालिसिस प्रिस्क्राइब्ड एडिशन एंड डिलीशन वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या है तो ये भी बताया गया इसी सेक्शन में। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ बुक प्रॉफिट as per subsection 2 of section 115 JB। इस सबसेक्शन में क्या बताया? दो सॉर्ट ऑफ कंपनीज को डिवाइड करा गया है। एक स्पेशल कंपनीज जो होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, बैंकिंग कंपनीज की बात करें, ये स्पेशल कंपनीज क्यों है? क्योंकि इनके लिए स्पेसिफिक एक्ट भी है। एक कंपनी की जब हम बात करते हैं तो उसमें कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स तो अप्लाई होता ही होता है। बट अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, तो इनके लिए एडिशनल एक्ट भी अप्लाई होता है, उनका रिस्पेक्टिव एक्ट। तो जब हम उन कंपनीज की बात करें, स्पेशल कंपनीज की, तो जो प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो वो कैसे कंप्यूट की जाएगी? कंपनीज एक्ट को ध्यान में तो रखेंगे ही, साथ में जो उनका पर्टिकुलर एक्ट है उसके प्रोविजंस को भी ध्यान रख के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा वहां से आपको प्रॉफिट लेना है। assessee being a company on which the provision 2 subsection 1 of section 129 of the Companies Act 2013 is applicable shall for the purpose of section 115 JB prepare profit and loss account for the relevant previous year in accordance with the provision of the act governing such company। जो स्पेशल एक्ट बताया उसके हिसाब से आपको कंप्यूट करना है। वैसे ही जो स्पेशल कंपनी के अलावा बाकी कंपनी क्या हो गई है, तो अदर देन स्पेशल कंपनीज, बाकी जो नॉर्मल कंपनीज हैं उस उनके ऊपर कौन सा एक्ट का एप्लीकेबल होगा? कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। तो उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एज पर शेड्यूल 3 बनाया हुआ हो, प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वहां से आपको उसका प्रॉफिट लेना है। जब कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या अकाउंट्स बनाते हैं जो कि एजीएम में प्रेजेंट होते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है? अकाउंटिंग पॉलिसीज कंप्लाई की गई हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किए गए हैं, और मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कंप्लाई करें, और ये सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। अब इसमें से नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट है वो आपको लेना है। Explanation 1 to subsection 2 of section 115 JB prescribes some item which has to be added or deleted from net profit। अब हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा नेट प्रॉफिट क्या है। अब नेट प्रॉफिट जब आपको मिल चुका है तो उसमें आपको कुछ एडिशन करना है। तो सबसे पहले हम एडिशन की लिस्ट देखेंगे, फिर डिलीशन की लिस्ट देखेंगे। एडिशन टू नेट प्रॉफिट कौन कौन सी चीजें होंगी? सबसे पहले रिजर्व्स, अमाउंट कैरीड टू एनी रिजर्व्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। अगर आपने रिजर्व्स में कोई अमाउंट लेकर गए हैं तो उसको आपको ऐड बैक करना है। तो
एड बैक के लिए आपको क्या देखना है, आपको एक्सपेंडिचर साइड देखना पड़ेगा। अगर कोई रिजर्व्स है तो आपको उसको एड बैक करना पड़ेगा। अदर देन रिजर्व रिलेटिंग टू शिपिंग बिजनेस, शिपिंग बिजनेस की बात करें तो जो 33AC सेक्शन में बताया गया रिजर्व उसको आप अलाउ करोगे। नेक्स्ट क्या क्या आपको ऐड करना है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम कवर्ड बाय सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या होता है, सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट इनकम की बात करते हैं। तो एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड कोई एग्जेम्प्ट एक्सपेंडिचर्स हैं तो वो आपको ऐड बैक करना है अगर पीएनएल में है तो, या कोई डिविडेंड पे किया है या प्रपोज किया है तो वो भी आपको ऐड बैक करना है। डेप्रिसिएशन आपको ऐड बैक करना है। अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है और वो जो रिवैल्यूड एसेट है वो आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो आपको उसको भी एड बैक करना है। अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स और प्रोविजन देयर ऑफ, अगर आपने डेफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेफर्ड टैक्स आ रहा होगा, उसको आपको एड बैक करना है एक्सपेंडिचर साइड में अगर है तो। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड, पेबल और प्रोविजन देयर ऑफ। However, income tax penalty or its interest, tax including wealth tax pay penalty or its interest, penalties under other law need not be added back. आपको इनकम टैक्स, अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम टैक्स आ रहा है तो उसको आपको एड बैक करना है। उससे रिलेटेड अगर कोई पेनल्टी इंटरेस्ट है तो उसको आप एड बैक नहीं करेंगे। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडीज, अगर कोई सब्सिडीज का आपने लॉस का प्रोविजन बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको वो एड बैक करना है। The amount of expenditure related to income being share of taxpayer in the income of association of person or body of individual। अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि इनकम फॉर्म हो रहा है एक एओपी बीओआई की जिसपे टैक्स पेबल नहीं है तो आपको वो भी एड बैक करना है। वैसे ही अगर कोई फॉरेन कंपनी की इनकम हो रही हो बट आपने एक्सपेंडिचर बुक करा है, वो एक्सपेंडिचर एक फॉरेन कंपनी की इनकम है तो आपको वो भी एड बैक करना है। पर कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है, अगर फॉरेन कंपनी की जो इनकम है वो कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांजैक्शन ऑन सिक्योरिटीज हो रही है, दी इंटरेस्ट रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट और रेट स्पेसिफाइड इन चैप्टर 12 if the income tax payable on above income is less than the rate of MAT। तो ये सारे जो मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ ये दी गई है सेक्शन 115JB में, तो आपको ये फॉलो करनी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में है एक्सपेंडिचर तो आप उसको एड बैक कर दें। द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग नोशनल लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कोई नोशनल लॉस आपने बुक करा है तो आपको वो एड बैक करना है। Expenditure relatable to income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax under section 115 BBF। अगर रॉयल्टी पेटेंट से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर है तो आपको वो भी एड बैक करना है। अमाउंट सेट असाइड एज प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, आपने वैल्यू ऑफ एसेट को गिराया है, रीवैल्यू करा है और उसमें डिमिनिशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर आपने बुक करा हुआ है तो आपको उसको एड बैक करना है। वैसे ही अगर कोई अनसर्टेन लाइबिलिटी आपने उसकी प्रोविजन बनाई है तो आपको उसको भी एड बैक करना है। मतलब जो भी एक्चुअल खर्चे नहीं है आप वो एड बैक कर रहे हो, इसका मतलब है। द अमाउंट स्टैंडिंग इन रिवैल्यूएशन रिजर्व रिलेटिंग टू रीवैल्यूड एसेट on the retirement or disposal of such an asset if not credited to statement of profit loss account। अगर आपने प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट नहीं किया है ऐसे रिवैल्यूएशन रिजर्व को जो कि एसेट आपने बेच दिया है तो आपको उससे रिलेटेड जो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया था आपने पहले वो एड बैक करना है। द अमाउंट ऑफ गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट रेफर टू इन क्लॉज 17 of section 47 computed by taking into account of cost of shares exchange with unit referred to in the said clause। ये बहुत स्पेसिफिक है, शेयर से रिलेटेड है, अगर ये भी एप्लीकेबल है तो आपको उससे रिलेटेड गेन जो है वो एड बैक करना है। ये तो हमने एडिशन की लिस्ट देखी है जो कि टोटल 16 है। वैसे ही डिलीशन की भी लिस्ट है। डिलीशन में क्या है, आपको इनकम साइड देखना है। अगर कोई आपने अमाउंट विड्रॉ किया फ्रॉम एनी रिजर्व और प्रोविजन तो आपको उसको माइनस करना है। अमाउंट ऑफ इनकम कवर्ड बाय सेक्शन 10, कोई एग्जेम्प्ट इनकम है एक्सेप्ट 1038 तो आपको वो भी माइनस करना है। द अमाउंट ऑफ लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें आप ध्यान रखिए कि जो भी कमेंसमेंट से रिलेटेड
लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको आपको कंसिडर करना है। डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, इसको आपको माइनस करना है। पहले हमने ऐड बैक किया, अब हम माइनस कर रहे हैं। एनी अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व एंड क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अगर आपने ऐसा कोई क्रेडिट करके रखा है पीएनएल में रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो आप वो माइनस करेंगे। अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स, अगर डेफर्ड टैक्स इनकम आपकी क्रिएट हो रही है, मतलब एसेट क्रिएट हो रही है, तो आपको वो माइनस करना है। अमाउंट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल प्रॉफिट ऑफ अ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा कोई प्रॉफिट है जो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी से रिलेटेड है, तो आपको वो माइनस करना है। The amount of income being the share of taxpayer in the income of association of person or body of individual on which no income tax is payable in accordance with section 86, if any such amount is credited to profit loss account, अगर profit loss account में आपने कोई credit करके रखी है income which is related to AOP BOI, तो आपको वो माइनस करना है। वैसे ही फॉरेन कंपनी को, अगर फॉरेन कंपनी टैक्स पेयर है और उनको कोई इनकम अराइज हो रही है फ्रॉम कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो ये सब आपको माइनस करना है। द अमाउंट इफ एनी क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिप्रेजेंटिंग नोशनल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कुछ नोशनल से रिलेटेड है स्पेशल पर्पज व्हीकल के केस में, तो आपको वो माइनस करना है। The amount of representing notional gain on transfer of unit referred to in clause 17 of section 47 computed by taking into account cost of शेयर्स, अगर कोई नोशनल इनकम है तो आपको माइनस करना है। नोशनल लॉस हमने एड ऑन किया था। इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट चार्जेबल टू टैक्स, अगर कोई पेटेंट से रिलेटेड रॉयल्टी इनकम है तो आपको माइनस करना है। तो ये हमने एडिशन और डिलीशन देखे। तो नेट प्रॉफिट आप सबसे पहले लेंगे, फिर एडिशन करेंगे कुछ कुछ आइटम्स का, डिलीशन करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा बुक प्रॉफिट, उसको बुक प्रॉफिट कहलाएंगे। उसमें आप 15% लगा देंगे अलॉन्ग विद सरचार्ज एंड सेस, तो वो आपका मैट अमाउंट आ जाएगा, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स आ जाएगा। अगर वो नॉर्मल इनकम टैक्स से ज्यादा है मैट, तो आपको मैट ही पे करना पड़ेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपने मैट पे कर लिया तो आपको लॉस हो गया, जबकि हमारे नॉर्मल इनकम टैक्स तो कम आ रहे हैं। इनकम टैक्स ने ये भी कहा है कि आज आप अगर मैट पे कर रहे हो तो आपको फ्यूचर में इस जो आप पे कर रहे हो मैट, उसका क्रेडिट मिलेगा अगेंस्ट योर इनकम टैक्स पेबल। अगर फ्यूचर में आपका इनकम टैक्स पेबल ज्यादा आता है और मैट कम आता है, तो आप इनकम टैक्स पे करेंगे फ्यूचर में, तो ये जो आज आपने मैट पे किया उसका क्रेडिट मिल जाएगा, सेट ऑफ मिल जाएगा, उससे से कम पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आज आप एक फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का मैट पे कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 2 रुपए ही टैक्स बन रहा था, तो 2 और 10 विच एवर इज लेस, 2 रुपए हो गए, तो आपको 10 रुपीज इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एज एज इन फॉर्म ऑफ मैट। 10 रुपए आप आज आपने पे कर दिया, अब नेक्स्ट ईयर जाके आपको इनकम टैक्स 20 रुपए पे करना है, और उस टाइम मैट जो बन रहा है वो 5 बन रहा है, तो अब आपके लिए एप्लीकेबल क्या होगा, इनकम टैक्स 20 रुपीज, आप 20 रुपीज पे करेंगे। पर आपको आज जो आप मैट पे करेंगे 10 रुपीज का, उसका क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब 20 - 10 = उस साल आप 10 रुपए ही एज टैक्स पे करेंगे। तो यहाँ इस स्लाइड में मैट क्रेडिट की ही बात कर रहे हैं। व्हेन एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड एज मैट बाय एन असेसी बीइंग अ कंपनी, देन क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स सो पेड शैल बी अलाउड टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115J तो अलाउएबल टैक्स क्रेडिट क्या होगा, डिफरेंस ऑफ मैट पेड एंड इनकम टैक्स पेबल अंडर नॉर्मल इनकम टैक्स। पर इसमें इनकम टैक्स आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, मतलब नॉर्मल जो आप अभी मैट पे कर रहे हो वही उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ये जो मैट क्रेडिट है वो आप 15 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तब तक वैलिड रहेगा। टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड सेट ऑफ इन द ईयर व्हेन टैक्स बिकम पेबल ऑन द टोटल इनकम इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कब आपको ये अलाउ करेंगे, जब आप इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स पे करेंगे। सेट ऑफ शैल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड टैक्स which would have been payable under section 115JB of the assessment year। तो मैट क्रेडिट की भी
है। अब ये जो मैट आप जब पे करते हैं तो आपको एक एडिशनल फॉर्म फाइल करना पड़ता है, फॉर्म 29B, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल करता है, ये बताने के लिए कि वाकई बुक प्रॉफिट जो कंप्यूट किया है वो सही किया है एंड जो मैट बन रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट मैट इन वन वीडियो। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।